हाँ भाई। तो ये था एक मतलब लेआउट मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। CSS, ठीक है। तो CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट को। मतलब ये फुल फॉर्म है CSS की, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट, ठीक है, शीट का मतलब तो आपको पता ही है। शीट मतलब एक फाइल, ठीक है। और स्टाइल मतलब डिजाइन, ये भी आपको पता है। लेकिन जो यहाँ पर एक वर्ड आया है कास्केडिंग, ठीक है, तो कास्केड का मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है वाटरफॉल, मतलब झरना, ठीक है। अब ये क्या बात हुई भाई, झरना या वाटरफॉल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि CSS के अंदर जो आप जो कोड लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कुछ कि भाई आपने H1 को टारगेट किया और आपने बोला कि H1 को, यानी जो H1 टैग है उसको आप कलर देना चाहते हो और आपने उसको दिया रेड कलर, ठीक है। ये आप लिखोगे स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको आप भूल जाओ। अभी आप यहाँ पर बस इतना देखो कि आपने यहाँ पर लिखा कलर रेड, ठीक है। तो जहां जहां पर भी H1 टैग होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि कहीं पर H1 टैग है, कहीं पर H1 टैग है भाई। ये हमने यूज ही नहीं किया H1 को, H1 हमने यूज ही नहीं किया। तो H2 है हर जगह। और यहीं पर एक H1 टैग लगा लेता हूं मैं। इसका टाइटल हम डाल देते हैं वेबसाइट लेआउट, ठीक है। तो H1 का कलर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, रेड हो गया। अगर मैंने फिर से सेम चीज लिखी थी कलर ग्रीन, तो आप बताओ कि क्या कलर रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए? ठीक है, तो देखो, हम अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है, क्या आता है। तो देखो यहाँ पर ग्रीन कलर आया है और रेड नहीं आया, तो रेड कहाँ चला गया भाई? तो ये एक्चुअली वाटरफॉल की तरह है, ठीक है। वाटरफॉल की तरह क्या है कि जैसे आप देखते हो वाटरफॉल के अंदर कि पानी ऊपर से गिरता है तो उसका कलर कुछ और होता है। लेकिन मान लो नीचे गिरने के बाद, ठीक है, वहां पर एरिया कुछ ब्लैक है, ठीक है, मतलब वहां पर मिट्टी है कुछ, तो पानी का कलर चेंज हो जाता है मिट्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मान लो पानी और नीचे आया, वहां पर आपने अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रखी हैं, ठीक है, और वो ग्रीन कलर की लाइट है, तो वहां पर पानी पानी का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वाटरफॉल का सेम ही मतलब है कि जो कोड होगा आपका वो ऊपर से चलता हुआ आएगा। और अगर आपने ऊपर लिखा है कलर रेड तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि H1 का कलर यहाँ पर क्या हुआ होगा, पहले रेड हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कोड नेक्स्ट लाइन पर पहुंचा, यहाँ पर आया और उसने देखा कि H1 का कलर मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है, तो उसने हाथों हाथ H1 का कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इसी तरह अगर मैं फिर से यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर बोला कि कलर येलो करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कलर आपको क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। हालांकि कलर रेड भी अप्लाई हुआ था, ग्रीन भी अप्लाई हुआ था, लेकिन लास्ट में चूंकि आपने येलो कलर लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिमिलरली वाटरफॉल के अंदर लास्ट में पानी का कलर वो होगा जो लास्ट में, ठीक है, आपने जो उसको किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट लाइट जो आपने लगा रखी है वो कुछ अलग कलर की लगाई है, तो जो भी लास्ट लाइट का कलर होगा वही पानी का कलर होगा। या पानी जहां पर गिर जाएगा उस जगह का जो कलर होगा वही आपके मतलब पानी भी, ठीक है, उसी कलर का हो जाएगा। वो कहना वो एक मतलब बोलते हैं कि पानी का कलर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना लोग। तो पानी का अपना कोई कलर नहीं होता है, उसके अंदर जो चीज आप ऐड करोगे वो उसी का कलर ले लेता है ना। तो ये भी यही चीज है कि कोड ऊपर से चलता हुआ आएगा और वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो सबसे लास्ट में आपने लिखी होगी, है ना। तो
यहाँ पर कलर रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, लेकिन अप्लाई कौन सा होगा? येलो होगा। क्या रेड और ग्रीन अप्लाई नहीं होगा? अप्लाई होगा, लेकिन वो हट जाएगा नेक्स्ट लाइन पर आते ही। ठीक है, यहाँ पर H1 का कलर रेड था, जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी, रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो कलर ग्रीन हो जाएगा। और फिर लास्ट में कलर आपने येलो बोला है तो कलर येलो हो जाएगा, और येलो ही आपको नजर आएगा क्योंकि वही लास्ट है। ठीक है, तो जो भी बाद में आएगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी बाद में आएगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये है कास्केड का मतलब। दूसरा कास्केड का मतलब, एक आप ये भी मान सकते हो कि इसमें आगे चल के सीएसएस के अंदर आप एक चीज पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। क्या बोलते हैं भाई? स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब जिस कोड की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो अप्लाई होगा। ठीक है, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। इस चीज को आप आगे चल के ही समझोगे, अभी मैं इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी आपने सीएसएस ही नहीं सीखा, तो मैं स्पेसिफिसिटी कैसे बता दूंगा ना। तो मैं आगे चल के इसको छेड़ूंगा वापस से स्पेसिफिसिटी को। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि जो भी लास्ट में होगा वो अप्लाई होगा, और ऊपर वाले दोनों हट जाएंगे या ओवरराइड हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड हो जाएंगे। तो लास्ट वाला अप्लाई हुआ और रेड और ग्रीन क्या हुआ? ओवरराइड हो गया। समझ गए बात? ये चीज। अब इसके अंदर आपको देखना है कि सीएसएस कहाँ लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, वो बात अलग है। पहले आपको ये देखना है कि सीएसएस आप कहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो वेयर टू ऐड सीएसएस कोड। ठीक है भाई, सीएसएस का कोड आपको कहाँ पर लिखना है? तो सीएसएस को आप तीन जगह लिख सकते हो। नंबर वन, ठीक है, आप इसको ओपनिंग टैग के अंदर लिख सकते हो यूजिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, ओपनिंग टैग के अंदर लिख सकते हो यूजिंग एट्रीब्यूट। तो ये जो ओपनिंग टैग है, H1 का जो ओपनिंग टैग है, ठीक है, इसके अंदर ही आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो जिसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके अंदर आप सीएसएस का कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा कलर ब्लू। ठीक है, तो H1 का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हो कि आपने ओपनिंग टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सीएसएस का कोड लिखा है, तो ये सीएसएस को ऐड करने का एक तरीका है। ठीक है, और इस तरीके का एक नाम है, और उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या कहते हैं भाई? इनलाइन सीएसएस। सिमिलरली एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरी जगह भी है जहां पर आप सीएसएस का कोड ऐड कर सकते हो, और वो कहाँ है? वो है, ठीक है, यूजिंग स्टाइल टैग इन हे टैग। ठीक है, या इन, या विद इन। ठीक है, विद इन स्टाइल टैग इनसाइड द हे टैग। ठीक है, ये दूसरा तरीका क्या है कि आप सीएसएस का कोड लिख सकते हो स्टाइल टैग के अंदर, और वो स्टाइल टैग कहां पर आएगा? इनसाइड द हेड टैग, हेड टैग के अंदर। अब हेड टैग कहाँ है? देखो ये है हेड टैग, ये ओपन, ये हेड टैग का ओपन है, और ये एंड है, क्लोज है। इसके अंदर यहाँ पर आपने देखो स्टाइल टैग का यूज किया है। स्टाइल टैग लगाया नहीं लगाया? तो ये स्टाइल टैग आपने लगाया, और इसके अंदर यहाँ पर आप सीएसएस का कोड यूज कर सकते हो जो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बोला कि H1 जो है उसका बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक करना है, तो देखो बैकग्राउंड कलर H1 का ब्लैक हो गया। ठीक है, आपने बोला कि मुझे पैडिंग ऐड करनी है, भी ये पैडिंग वेडिंग क्या है आप देखोगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखो सीएसएस यानी डिजाइनिंग अप्लाई हो रही है सही तरीके से। और आपने इसको कैसे किया कि ये सीएसएस का कोड आपने कहाँ पर लिखा? स्टाइल टैग के अंदर लिखा, और वो स्टाइल टैग आपने कहाँ लगाया? हेड टैग के अंदर अंदर। ठीक है, ये इस चीज को मैं स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप बाकी सारे टैग लगाते थे बॉडी के अंदर, इस स्टाइल टैग को आप बॉडी के अंदर नहीं लगाओगे, हेड के अंदर लगाओगे। हालांकि ये वर्क कहीं भी कर जाएगा, अगर आप इसको बॉडी के अंदर भी लगा दोगे ना तो काम तो यहाँ पर भी कर जाएगा। देखो सही काम कर रहा है, सही स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको हेड टैग के अंदर लगाओगे। अच्छी प्रैक्टिस क्या है? गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसको
हेड टैग के अंदर लगाओगे, किसको, स्टाइल टैग को। समझ गए बात। और स्टाइल टैग के अंदर आप सीएसएस का कोड लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से सीएसएस को यूज करते हो या इस जगह सीएसएस का कोड लगाते हो, तो इस तरीके को हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है। अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो, देखो फर्क है यहाँ पर, ये स्टाइल टैग है, ठीक है, और ये वाला स्टाइल एट्रीब्यूट है, दोनों सेम चीज नहीं है। ये स्टाइल टैग है और ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो ओपनिंग टैग के अंदर, तो उस तरीके को हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। और अगर आप स्टाइल टैग का यूज करते हो हेड टैग के अंदर और वहां पर सीएसएस का कोड लिखते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। थर्ड नंबर पर एक तीसरा तरीका यह है, यह एक तीसरी जगह है जहां पर आप सीएसएस का कोड ऐड कर सकते हो, और वो है यूजिंग एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। ठीक है। क्या आप सीएसएस का कोड कहाँ लिख सकते हो, एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो सीएसएस की। जैसे आपने यहाँ पर HTML की फाइल बनाई है बहुत सारी, about.html, contact.html, इंडेक्स, layout.html, service.html। सिमिलरली यहाँ पर आप एक कोई भी किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा डिजाइन, और उसके लास्ट में आपको लिखना है डॉट सी एस एस, तो एक सी एस एस की फाइल बन जाएगी। या आप इसका नाम रख सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस, या आप इसका नाम रख सकते हो थीम डॉट सी एस एस, या इसका नाम आप रख सकते हो टेम्पलेट डॉट सी एस एस, या इसका नाम आप रख सकते हो इसका नाम आप और भी कुछ, ठीक है, जो आपको लगे सही लगे, ठीक है, वो आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी फाइल बनाने जा रहे हो सीएसएस की जिसके अंदर आप ओनली हेडर टैग के लिए डिजाइन करोगे, या हेडर टैग की डिजाइनिंग का कोड रखोगे, तो उसका नाम आप रख सकते हो हेडर डॉट सी एस एस। कोई फाइल आप बना रहे हो जिसके अंदर सिर्फ आप फुटर का कोड रखोगे, फुटर डॉट सी एस एस नाम रख सकते हो। कोई आप फाइल बना रहे हो जिसके अंदर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म का डिजाइन रखोगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट सी एस एस, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट सी एस एस। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये सब की सब क्या है, ये सब की सब सी एस एस की फाइल्स हैं, और यहाँ पर आप सी एस एस का कोड लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से सारी फाइल्स हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इनको, ठीक है। और हम यहाँ पर अभी फिलहाल बस एक ही फाइल का यूज करते हैं जो है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसका यूज करके दिखाऊं, तो मैं देखो ये सारा का सारा कोड सी एस एस का यहाँ से हटाकर स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर रख देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब इसका डिजाइन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं ब्लू कलर भी हटा देता हूँ। तो देखो ये H1 है, बिल्कुल सिंपल है, कोई डिजाइन नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि आपने सारा डिजाइन एक अलग फाइल के अंदर रख दिया। तो अब वो अप्लाई कैसे होगा, अब उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक टैग लगाओगे जिसका नाम है लिंक टैग, ठीक है। और ये नन क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, उसी का यूज आप करते हो, कुछ वो चीज आप यहाँ पर ऐड नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, इस वजह से बस इसका क्लोजिंग टैग नहीं आता है, बस आप यहाँ पर लिंकिंग कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर दो एट्रीब्यूट लगाने होते हैं। एक आप लगाओगे एचरफ, एचरफ के अंदर आप बताओगे डॉट स्लैश करके अपनी सीएसएस की फाइल का नेम बताओगे या पाथ बताओगे। दूसरा आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो आपने फाइल लिंक करी है, ठीक है, उसका या उस फाइल का इस HTML की फाइल के साथ किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह का रिलेशनशिप है। तो आप REL करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसको आप यहाँ पर लिखोगे, और उसके अंदर आप यहाँ पर लिखोगे कि ये क्या है, स्टाइल शीट है। क्या है भाई, ये स्टाइल शीट है। तो आप यहाँ पर देखो ये अप्लाई हो गया, स्टाइल अप्लाई हो गया। अगर मैं ये हटा दूं, कमेंट कर दूं, तो देखो ये हट गया। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा, इसको ऐड किया, तो ये अप्लाई हो गया। क्या लिखा देखो, मैंने यहाँ पर href के अंदर नाम बताया मैंने फाइल का, और REL यानी रिलेशन के अंदर मैंने बताया है कि स्टाइल शीट है ये वाली फाइल जो आपने यहाँ पर लिंक करी है, वो लेआउट डॉट एचटीएमएल के लिए क्या काहे का काम करती है, स्टाइल शीट वाला काम करती है, ठीक है, CSS है उसके अंदर। अगर आप ये नहीं लिखोगे, रिलेशन नहीं बताओगे, तो एरर आ जाएगा, ये अप्लाई नहीं होगा। देखो फाइल सही लिंक कर रखी है आपने, और अनकमेंट भी है, कोई कमेंट वगैरह नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर रिलेशन नहीं बताया। रिलेशन बताने के बाद ही ये काम करता है। रिलेशन की जरूरत एक्चुअली इसलिए है क्योंकि लिंक टैग का यूज आप और भी बहुत सारी चीजों को लिंक करने के लिए करते हो, जैसे फाइव आइकन लिंक करते हो, आप यहाँ पर लिंक करते हो
ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये किसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हो आप, ठीक है, ये है इसके लिए यूज करते हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जिसको आप, जिसके लिए आप लिंक टैग का यूज करोगे। तो लिंक टैग आप यहाँ पर किस लिए यूज कर रहे हो, या इस फाइल को आपने किस लिए यहाँ पर लिखा है, तो उसका रिलेशन आपको बताना पड़ता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल फाइल के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आपको लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। यूजिंग एन एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, लिंक्ड विद लिंक टैग, ठीक है, या लिंक्ड विद, या यूजिंग लिंक टैग। समझे भाई? वी कैन राइट CSS code in an external CSS file linked using link tag। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS। यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं CSS का कोड लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसी कोड को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके को हम बोलते हैं इनलाइन सी इंटरनल CSS, और इस तरह से अलग एक एक्स्ट्रा फाइल को लिंक करने को हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, और इस तरीके को हम बोलते हैं इंटरनल CSS। और यहाँ पर जो आपने स्टाइल टैग लगाया था उसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा था कि कलर H1 का कर दो ब्लू, तो इस तरीके को हम बोलते हैं इनलाइन CSS। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन CSS का क्या यूज है, और जब इनलाइन CSS था, सब कुछ आप यहां से स्टाइल कर सकते हो, तो फिर एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल CSS को क्यों यूज किया गया या क्यों बनाया गया, और अगर इस इंटरनल CSS बना ही दिया था तो फिर एक्सटर्नल की क्या जरूरत थी, है ना। इस चीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, CSS का सिंटैक्स पढ़ेंगे कि CSS को कैसे लिखते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, CSS को लिखने का क्या तरीका होता है, उसके अंदर किस तरह से कोड आप लिखते हो, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज आप ऐड कर सकते हो, वो सारी चीजें देखेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना नो है? सर, नहीं। ठीक है, कल एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है भाई, चलो, ओके।